और आपके माध्यम से देश को और देश की मीडिया को स्पेशली एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर फूलन जो है उन लोगों को मारती जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सबसे बड़ा देश में फूलन देवी का सपोर्टर होता। जी, एक सवाल, पंकज सिंह, संजय गुप्ता एंड शेर सिंह राणा, ये तीन नाम जो हैं आपके, तो इसके बारे में ये कैसे परिवर्तित हुआ? एक आपका जब भी आपके ये पूरा दौर का नाम आता, तिहाड़ से अफगानिस्तान की जो जर्नी आती है, तो उसमें एक सबसे पहले नाम आता संदीप जी का। देखिए, जब मैं बांग्लादेश में था जी, तो वहाँ पर मेरे पास सैटेलाइट फ़ोन थे जी, और कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि उन सैटेलाइट फ़ोन का मैं मिसयूज़ करूँ। तिहाड़ जेल से एस्केप ही इसलिए हुआ था। ओके। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसे ही जेल से बाहर निकला तो उसी के लिए प्लानिंग बनानी शुरू कर दी और एक मन में विचार आया कि अफ़गानिस्तान जाना है और जाकर पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्र बरदाई हैं उनकी समाधि को वापस भारत लेकर आया। तो सबसे पहले मैं काबुल गया जी, और काबुल से फिर मैं गजनी गया, फिर कंधार, फिर हेरात, कई अन्य शहरों में गया, खोजबीन करी। आखिरी में मालूम पड़ा कि गजनी के पास एक जगह है कि उन्होंने मुझे मतलब 31 लाख रुपए कैश और जो कुछ खदान वगैरह थी वो उन्होंने गिफ्ट में दी थी, लेकिन वो मैंने उनको रिटर्न कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शख्सियत में हम उन चेहरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार समाज से होता है, यानी साफ शब्दों में कहें तो समाज में एक उनका अलग व्यक्तित्व होता है। अगर व्यक्तित्व की बात आए तो क्षत्रिय कुल शेर सिंह राणा का नाम न आए ये नामुमकिन है। तो आज हमारे शख्सियत कार्यक्रम में मौजूद हैं शेर सिंह राणा साहब। राणा साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नेटवर्क 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरुआत करते हैं, एक जो बैंडिट क्वीन नाम से जानी जाती है, आपकी जर्नी वहाँ शुरू होती है, तो थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि जग जाहिर है कि फूलन की हत्या का आरोप मुझ पर 2001 में लगा। सबसे पहले मैं उस बात पर आऊं, उससे पहले मैं एक आपके माध्यम से नेटवर्क 24 के जो दर्शक हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम भी करता हूं और आपके माध्यम से देश को और देश की मीडिया को स्पेशली एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि जो फूलन हैं उन्होंने 20 लोगों की हत्या करी भेमई में, उन 20 लोगों की जिन्होंने उनके साथ रेप किया था, जिन्होंने उनके साथ गलत काम किया था। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जो है पहली बार भेमई जाने का मुझे मौका मिला, अभी 15-20 दिन पहले। तो मैंने जो लोग उसमें भेमई हत्याकांड में जिन लोगों की डेथ हुई थी तो उनके मैंने नाम वहाँ पर देखे। वहाँ पर एक शहीद स्मारक उन लोगों ने बनाया हुआ है, गांव के लोगों ने। तो वहाँ पर जो नाम थे उसको नामों को देखकर सबसे मुझे आश्चर्य हुआ कि ये जो कहा जाता है पूरी देश की मीडिया के द्वारा कि 20 ठाकुरों को लाइन में लगाकर मारा, ये झूठ और गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया देती है देश को। क्योंकि मरने वालों में एक जो अगर आप वो शहीद स्मारक देखेंगे तो उसमें जो सबसे आखिरी नाम था 20वें नंबर पर नज़ीर खां उनका नाम था, जो कि मुसलमान हैं, और जो उससे ऊपर के जो दो नाम थे वो दलित समाज के थे। तीसरी बात यह है कि जो मरने वाले लोग हैं कोई उसमें 16 साल का था, कोई 17 साल का था और कुछ लोग जो है 65 साल के थे, 70 साल के थे। तो ये जो दोनों बातें हैं कि राजपूतों को लाइन में लगा के मारा, तो ये एक तो ये झूठ और गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मरने वालों में दलित भी थे, मुसलमान भी थे और राजपूत भी थे। दूसरा बात ये बात कि वो डाकू थे। किसी भी देश की अदालत में या कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला, कि वो जो 20 लोग उसमें मरे थे उनके ऊपर कहीं पर भी कोई डाकू का या बलात्कार का या किसी भी तरह का कोई मुकदमा कभी भी दर्ज हुआ, तो मैं आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई गई समाज के बीच में कि फूलन ने उन लोगों को मारा जिन्होंने उसके साथ रेप किया था।
अगर फूलन जो है उन लोगों को मारती जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सबसे बड़ा देश में फूलन देवी का सपोर्टर होता और उनकी बहुत रिस्पेक्ट मेरे मन में होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने 20 बेगुनाह लोगों को मारा और मारने का मकसद था सिर्फ डर कायम करना, समाज में भय कायम करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 16 साल के और 70-70 साल के बुजुर्गों को या फिर जो लोग वहाँ पे मेहमान के रूप में जो दलित समाज के लोग आए हुए थे उनको मारने की ज़रूरत नहीं थी। और एक छोटी बच्ची थी गीता सीता नाम की, जो कि उस समय 1.5 साल की थी, उसको उसकी माँ के गोद से पटक दिया था ज़मीन पर लेकर, तो उस बच्ची ने तो रेप नहीं किया था। तो ये एक समाज के अंदर गलत तरीके से मैसेज दिया गया है, क्योंकि एक समाज को टारगेट करने के लिए। अब आ जाते हैं कि इस केस के बारे में। फूलन का जो हत्या का मुझ पर आरोप लगा, देखिए उस हत्या से तो मैं सीधा ये कहूँगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अभी ये जो केस है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, और मेरा मानना है कि जब जो जज हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो भगवान का रूप होते हैं जी। तो जब कोई चीज़ आपकी दरख्वास्त जो है भगवान के पास विचाराधीन हो तो उस पर मैं अपना दिमाग लगाऊं और उस पर कोई टिप्पणी करूं तो ये उनका अपमान है। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो इस धरती के भगवान को यानी कि ऑनरेबल जज साहब को जो वो फैसला देंगे, मुझे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे मेरे साथ, और जो वो फैसला देंगे वो मुझे मंजूर होगा। तो इसमें और विस्तार से तो मैं उनके फैसले आने के बाद ही अपने विचार इसमें आगे बढ़ा पाऊँगा। जी, एक सवाल, पंकज सिंह, संजय गुप्ता एंड शेर सिंह राणा, ये 3 नाम जो हैं आपके, तो इसके बारे में ये कैसे परिवर्तित हुआ? देखिए, मेरा जो ओरिजिनल नाम है, जो मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया है, और जो मेरे जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं बचपन से जो मेरा स्कूल में नाम रहा, वो तो शेर सिंह राणा ही है। ओके। जो ये जो पंकज नाम आप बता रहे हैं, तो पंकज नाम तो बाद में पुलिस ने ये अपनी तरफ से रख दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पुलिस को ये मालूम ही नहीं था कि केस में करना क्या है। पहले उन्होंने कहा भाई पंकज ने मारा, फिर जब कोई पंकज नहीं मिला तो फिर शेर सिंह राणा के ऊपर ने मारा, है ना। तो उन्होंने शेर सिंह राणा का ही एलाइज जो है एलियस वो पंकज कर दिया। जो संजय गुप्ता जो नाम है उसके पीछे तो कहानी है जी। संजय गुप्ता की कहानी ये है कि जब मैं 2004 में जेल से निकला जी, तो जो मेरा पासपोर्ट बना, जिस पासपोर्ट पर मैं अफ़गानिस्तान गया जी, तो वो पासपोर्ट जो है वो संजय गुप्ता के नाम से बना जी। तो इसलिए फिर 2.5 साल तक मैं संजय गुप्ता बना रहा, जब तक अफ़गानिस्तान गया या बांग्लादेश या दुबई गया जी। तो इसलिए उस नाम के पीछे तो ये कहा जाता है, एक संदीप, एक आपका जब भी आपके ये पूरा दौर का नाम आता है, तिहाड़ से अफगानिस्तान की जो जर्नी आती है, तो उसमें एक सबसे पहले नाम आता है संदीप जी का। तो उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है आपका शायद। जी जी जी। देखिए, क्या है कि जो लोगों को मतलब आरोप लगा था मुझे एस्केप कराने में, जेल से भगवाने में, तो उसमें एक तो जो मेरा रियल ब्रदर है विक्रम सिंह, तो उसका नाम उसमें आया था, और संदीप उसमें एक साथी बताया गया था मेरा, और एक सुनील था। तो ये लोगों ने जेल भी काटी थी मुझे एस्केप कराने के कारण जो है जी। तो संदीप जो है वो एस्केपिंग में नहीं, ये क्या पुलिस वाले ही थे? कहा जाता संदीप एक पुलिस कर्मी थे जो मदद नहीं 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 कोई भी जो पुलिस ने जिनको एक्यूज़ बनाया था उस केस में जी, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है पुलिस से संबंधित नहीं था, ना ही कोई जॉब करता था। सब लोग जो है ऑर्डिनरी पर्सन्स थे। आपने एक सबसे पहले जो फ़ोन लिया था सैटेलाइट फ़ोन 16,500 रुपये का, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब मैं बांग्लादेश में था जी, तो वहाँ पर मेरे पास सैटेलाइट फ़ोन थे जी, और कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि उन सैटेलाइट फ़ोन का मैं मिसयूज़ करूँ जी, इंडिया के अंदर गलत काम करने के लिए। ओके। लेकिन वो चीज़ ना, हम गलत काम करने का हमारा कभी मन है ना कभी करेंगे, तो कभी भी हमने उसका ना मिसयूज़ किया, तो इसलिए कभी कोई चार्जेस भी नहीं लगे उस चीज़ के। ओके। लेकिन वो किन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया था, और उसके पीछे ये इच्छा थी कि भाई कुछ
उल्टा सीधा भी काम किया जाए पैसे कमाने के लिए। तो ये कहाँ के लोग थे, बांग्लादेश के थे या फिर भारत से ही जुड़े हुए? नहीं, इधर से भी जुड़े हुए थे और उनके जो नेटवर्क हैं उधर से भी जुड़े हुए थे। बट मैं तिहाड़ जेल से जो फरार हुआ उनकी गलती नहीं है, उनकी इंटेंशन वो थी कि भाई जो आदमी फरार है तो शायद गलत काम करेगा या गलत काम करने के लिए ही एस्केप हुआ है, लेकिन मैं तो एक दूसरे उद्देश्य के लिए जेल से अच्छा, निकला था। जब आप गए थे तभी उद्देश्य वो जो पृथ्वीराज साहब की जो अर्थी लाना था, तो आप उसी के लिए गए थे? पहले आपका प्लान था, तिहाड़ से ही प्लान था? हाँ, तिहाड़ जेल से एस्केप ही इसलिए हुआ था। ओके। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसे ही जेल से बाहर निकला तो उसी के लिए प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि कैसे अफ़गानिस्तान जाना है। तो ये जेल में जाने के बाद से पृथ्वीराज चौहान साहब के बारे में पता चला या पहले से आप जानते थे कि उनकी अस्थि है जहाँ पे जूते मारे जाते हैं, ऐसा जो कहा जाता था, तो ये पहले से जानते थे या जेल में जाने के बाद? देखिए, थोड़ी सी तो जानकारी थी। जिस समय आपको याद हो एक प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, जी। जिसको कंधार ले जाया गया था, कंधार हाईजैक बोलते हैं उसको। जी। तो तब हमारे जो विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी, राइट, वो अफ़गानिस्तान कंधार जाकर उस प्लेन को वापस लेकर आए थे। तो उन्होंने तब पूरे देश को जानकारी दी थी कि भाई जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और ऐसे ऐसे जूते चप्पल उनके ऊपर मारे जाते हैं, अपमान किया जाता है। तो जो पहली जो जानकारी है बड़े स्तर पे देश को, मुझे भी और देश के अधिकतर लोगों को, वो तो तभी मिली, लेकिन तब बात थोड़ी आई गई हो गई। देश के अनेक जो संगठन हैं उनकी जानकारी देने के बाद जो है इस पर जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया जंतर मंतर पर, कई जगहों पर, कि भाई उनकी समाधि वापस लाई जाए जब ऐसा है वहाँ पे। तो हम बस उस तरीके से थोड़ा सा मीडिया में और वो सब देख के थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती रहती थी। बट जब मैं जेल के अंदर था तिहाड़ में, तो तब मैंने उस पर एक दिन फोकस होके उस न्यूज़ को पढ़ा और महसूस किया कि नहीं, ये गलत हो रहा है। और एक मन में विचार आया कि अफ़गानिस्तान जाना है और जाकर पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्र बरदाई हैं उनकी समाधि को वापस भारत लेकर आना है। तो ये कैसे, मतलब ये आपने पूरा खोदा कैसे, ये थोड़ा सा विस्तार में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी। देखिए, जब मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा तो सबसे पहले मैं काबुल गया जी। और काबुल से फिर मैं गजनी गया, फिर कंधार, फिर हेरात, कई अन्य शहरों में गया, खोजबीन करी। आखिरी में मालूम पड़ा कि गजनी के पास एक जगह है, तो वहाँ पर इनकी समाधि मौजूद है देयक में। फिर वहाँ गया, जैसा सुना था वैसा ही पाया, जूते चप्पल रखे हुए थे उनके उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। तो फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जा सकता है। तो शुरुआती प्रयास में मुझे पकड़ भी लिया गया एक बार। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे जीवन की रक्षा की और मैंने अपने प्रयास को निरंतर जारी रखा। और फिर एक दिन सफलता मिली, रात के समय में मैं वहाँ पर पहुँचा और अपने साथियों के साथ उसकी खुदाई वगैरह करी, दोनों समाधियों की। और दूसरा जितना भी जो भी सामान वहाँ से लाना संभव था, सारा सामान लेकर जो है वापस भारत आया। और लाने के बाद जो यहाँ पर क्षत्रिय महासभा और कुछ सामाजिक संगठन थे, उनको लाकर वो सभी चीज़ें मैंने सुपुर्द करी और जो उनकी मिट्टी थी वो गंगा जी में प्रवाहित की। तो उन्होंने जो है एक स्मारक जिला मैनपुरी में उससे संबंधित बनाया, एक चबूतरा, और वो सब सामान उसमें रखा। ओके, एक बात और आती है, जब आपका नाम आता है तो सबसे पहले जो समाज की कुरीति है दहेज, उसके बारे में भी आपसे हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो आपने शादी की थी तो 51 रुपया दहेज लिया था? नहीं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, आपका क्वेश्चन जो है एक्चुअली थोड़ा उल्टा हो गया। आपने कहा भाई कितना 51 रुपये, 51 रुपये दहेज लिया था। शगुन लिया था, माफ हाँ, कीजिएगा, शगुन। हाँ। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि दहेज वापस कर दिया था। अच्छा, तो ये उन्होंने, नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे मतलब 31 लाख रुपए कैश और जो कुछ खदान वगैरह थी वो उन्होंने गिफ्ट में दी थी, लेकिन वो मैंने उनको रिटर्न कर दी थी, वापस कर दी थी। जो 31 लाख रुपए थे वो भी वापस कर दिए थे। और मैंने उनको कहा था कि हम लोगों को जब ये बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, तो फिर मैं कैसे खुद मैं ले सकता हूँ। जी। तो फिर
शगुन के रूप में मैंने सिर्फ एक चांदी का सिक्का लिया था, ओके। जो कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई शगुन होता है ये, तो फिर शगुन के रूप में लिया, लेकिन जो पैसे और जो दूसरी चीज़ें थी वो मैंने उनको वापस कर दी थी। तो अभी क्या संदेश देना चाहेंगे, एक समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे दहेज को लेकर? देखिए, दहेज को लेके मेरा एकदम स्पष्ट विचार है कि एक्चुअली दहेज और जो अपने जो बिटिया होती है उसको कोई चीज़ देने में बड़ा अंतर है। देखिए, जैसे अब मेरी भी एक बिटिया है और मैं जीवन में मेहनत करता हूँ और अपने मन का विचार आपको बता रहा हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आता है कि भाई मैं जितना मेरा सामर्थ्य होगा, क्योंकि मैं अपने हर पिता अपने बेटी से प्यार करता है, तो अपनी बिटिया को वो इच्छा से कुछ देना भी चाहता है। जैसे हम भी अपने मन में विचार रखते हैं कि भाई हमारी बिटिया है तो हम उसको देंगे, तो यहाँ तक अगर विचार है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हिंदू संस्कृति में शुरू से ही है कि अपने बेटी को जो पिता है, जो माँ है, वो अपने सामर्थ्य अनुसार चीज़ों को देती है जी। लेकिन तब इसमें गलत बात आ जाती है जब लड़का जो पक्ष है, जब कोई जोर ज़बरदस्ती करे या इच्छाएं प्रकट करे या डिमांड करे कि हमें वो चीज़ चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हम शादी को ऐसे करना चाहते हैं, इसमें ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसी को ही दहेज भी बोला जाता है। तो ये चीज़ गलत है। बाकी कोई पिता अपनी पुत्री को प्रेम पूर्वक बिना किसी बोझ के, बिना किसी उसके प्रेम पूर्वक देना चाहता है, तो इसको स्वीकार करने में कोई हाय तौबा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती मांगी हुई चीज़ जो है वो अन्यायपूर्ण भी है और एक घटियापन भी है। क्योंकि देखिए, कोई लड़का अगर अपने वाइफ के परिवार से, इन लॉज से मान लीजिए कोई डिमांड करके चीज़ ले भी लेता है जी। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा जीवन उससे कट जाएगा। तो ऐसी अपना आपको ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। पुत्री को पिता अपने इच्छा से दे, उसको तो मैं जायज़ मान लेता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती डिमांड करके कोई चीज़ मांगना ये कानूनी रूप से भी गलत है और सामाजिक रूप से तो उससे भी ज़्यादा गलत है। लेकिन अभी दुर्भाग्य है देश का कि जब लोग बागों की एक नेचर बन चुकी है कि वो अपना अधिकार इसको समझने लगे हैं, जबकि ये अधिकार नहीं है। कोई लड़का, आप अपने लड़के की शादी कर रहे हैं तो आपका अधिकार नहीं है कि भाई लड़की से के परिवार से आपको ये चीज़ें लेनी ही है कि जी मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है या इतना। कई लोग तो ये बात बोलते हैं कि जी हमने पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा करा। अरे तो भाई लड़की के पिता ने भी तो अपनी लड़की के ऊपर खर्चा करा। वो तो अपनी पूरी की पूरी जो है बिटिया को तुम्हें दे रहा पूरे जीवन के लिए। तो इसलिए दहेज मांगना बहुत ख़राब बात है और अगर कोई अच्छे इंसान है तो ऐसा मांगना भी नहीं चाहिए और कानून तो अपना कार्रवाई करता ही है इसमें। तो आप थे शेर सिंह राणा साहब, जिन्होंने तिहाड़ से लेके पूरी अफगानिस्तान तक की आपको जर्नी बताई। निश्चित तौर पे ये भारत के लिए एक धरोहर से कम नहीं है। आप ऐसे सक्सेसों से हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।